call is now being recorded. This call is now taking notes. Good evening, everyone. ठीक है बच्चों, सो कल आपका 4th मॉक टेस्ट था, ठीक है, तो उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या था, राइट। फिर कल हम अपना रेगुलर जो कर रहे थे वही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया था, राइट। ऑर्गेनिक से, हाँ ऑर्गेनिक से वी विल स्टार्ट। ठीक है करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लाइक आउट ऑफ 25 कुछ 22-23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को क्लास में डिस्कस कराऊंगी, और कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं करेंगे डिस्कस। रीजन क्योंकि उसको कराने के लिए पहले अपने को पूरा कॉन्सेप्ट हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिर से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, देन वो क्वेश्चन जो होगा फिर होगा, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को करने हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आइए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन था जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 20, जिसको आता है वो अच्छी बात है, अब बाकी आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि पूरा पेपर मैं ही डिस्कस कराने वाली हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड आयन डायमैग्नेटिक है। सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्रैश कोर्स। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, और कुछ की तो बिल्कुल पता ही होनी चाहिए मुंह जुबानी, जिसमें से जैसे यटरबियम हो गया, यूरोपियम हो गया। जैसे यटरबियम आपका क्या है? लास्ट वाला है, लास्ट से पहले वाला, लुटेशियम से पहले वाला है ना। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही हो, ठीक है, ये भी लौटा रही हो। तो यटरबियम यहाँ पे आता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बताओ और किस में होते हैं? 4f14 6s2 6s2 होता है। यहाँ पे आपसे पूछे यटरबियम +2, तो +2 में आप 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो यहाँ पे देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। 4f भरते हो या कौन सा भरते हो? 5s 4f और 16 भरते हो, राइट? यस मैम। नहीं मैम 6s होता है, 4f14 6s। अच्छा 6 उसका है ना पीरियड का, ठीक है। हाँ उसमें 7s में होता है, 6s 4f, और आपका ये क्या हो जाएगा? कौन से वाला पीरियड होता है यार? रुको एक बार मैं लिखने दो, किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे बैठा जो। मैम 4f5 मैम 4f6 होता है, 6s। हमेशा ऐसे करके चेक कर लिया करो, अगर नहीं पता तो, जैसे मेरे दिमाग से निकल गया इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? 6s 4f और 5d, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4f में 14 होते हैं, राइट। तो ये आपका यटरबियम +2 में क्या होगा? 6s में 0 हो जाएगा। लुटेशियम में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाएगा, 5d बना 5d वाला, ठीक है। सो इस तरीके से अपने को हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे ये पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन ये बहुत आसान। चलिए आइए,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 था तुम्हारे पेपर में। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, 11.99% है। ऑक्सीजन दिया हुआ है 13.70%, बोरोन दिया हुआ है 9.25% और फ्लोरीन दिया हुआ है 65.06%। आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बहुत शोर आ रहा है एकदम, 1 मिनट। दीदी ये मैं बंद कर, जब जाओगे छोड़ देना। ठीक है, सो होगा क्या यहाँ पे देखो, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं। आपको ये दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। किया था ये क्वेश्चन किसी ने, आप सबको ये Yes, करना ma'am. है क्योंकि जो लास्ट एक मॉक टेस्ट आया हुआ था वहां पे मैंने करवाया था, ठीक है। तो गिवन मास, कर लिया था मैम। मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, ठीक है। ऐसे इसका निकालो 13.70 बाय 16, 9.25। बोरोन का कितना होता है, मैम इसमें 10, नहीं दे रखा। और इसका फ्लोरीन का 19 हाँ, ठीक है। उससे तो नहीं देखा था ना गूगल से तुम लोगों ने। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, इनके मोल्स निकालने हैं। तो आपको ये देखना है 11.99 बाय 4 कितना आ रहा है, 7.85, 0.85 ठीक है 85 ले लो। ये कितना आ रहा है, सेम मैम ही ये है वैसे ही आ रहा 0.85 मैम ये भी ये और ये ये भी ये भी। सेम है। सेम आ रहा था, क्या बात है, Yes, ma'am. क्वेश्चन आसान हो गया। और ये 3.4 3.424। चलो, अब अपने को क्या करना पड़ता है, जो छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, है ना। तो इसको इससे, इसको इससे, इसको 0.85 से और इसको भी 0.85 से, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 1 1। और ये कितना आ जाएगा, 2 के अप्रोक्स। कितने के अप्रोक्स, मैम 2। डी मैम 4 के अप्रोक्स मैम है 4 के आ रहा है। हाँ मैम 4 सॉरी। 4 आ रहा है, तो बस ये आ गया। तो आपका आ गया NOBF 4। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। डी और डी। आपको वैसे बोरोन का मोलर मास दिया भी हुआ है 10.8, तो आप 10.8 लेके भी कर सकते हो इसको, ठीक है। 10.8 लेके कर लो उसको, ठीक है। तो यही आ जाएगा। इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं भी जाओगे तो चलेगा, अगर आपको ये भी पता चल गया ना अप्रोक्सीमेटली, तो भी आप आंसर आराम से निकाल दोगे। NOBF4 इसका फाइनल आंसर है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, और ऐसे मुश्किल नहीं आती, कैलकुलेशन ऐसी आती है जो आप कर सकते हो, राइट। सो वही करना है, परसेंटेज दे रखा होगा, आपको मोल्स निकालने हैं, राइट। फिर क्या करना है, उसको जो सबसे छोटा आएगा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर देना है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, राइट। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। सिंपल से सिंपल कितना आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने कंपाउंड को, वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, हो जाएगा ये। सो NOBF4 क्या हो गया, मैम मुझे फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता था, तो मैम उसके एटॉमिक नंबर से ना डबल ले लिया था, बस अप्रोक्सीमेट 4 ही आ गया था। जो जैसे भी लिया हो तुमने, जो जैसे भी लिया हो, आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को वैसे फ्लोरीन का मालूम होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपका 28 क्वेश्चन था पेपर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैसे टॉपिक जिस टॉपिक से आया था वो था तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में था ये वाला टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अब कितने बच्चों ने पढ़ा है, वैसे तो पढ़ लेना चाहिए था, जब तुम 12th में थे तो मैंने तुम्हें मतलब जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि ये चैप्टर तो सबको करना ही है, क्योंकि सिर्फ 12th करके आप लोग बहुत अच्छा स्कोर क्वालिफाई आप कर लोगे 12th करके, बट अच्छे नंबर के लिए 11th तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली यही होता था
कि आपका ये मान लो मेटेलिक सरफेस है, अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो हमें क्या करना है, मेटल के चंगुल से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भेजते हैं, ठीक है। अब मेटल है, उसका भी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको आप W नोट दिखाते हो। और आप जो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, वो उसको मैंने म्यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी की लाइट आप भेज रहे हो वो या तो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, इसको आप म्यू नोट भी लिख सकते हो। तो मेटल से, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस विल बी योर कंडीशन, ठीक है। अरे यार ये स्पैमर भी दिमाग खराब कर देते हैं। भाई माइक म्यूट रखो, नहीं तो ब्लॉक करवा दूंगी मैं। एक मिनट जी, ऐसे लगाने पड़ेंगे। एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है, ये जो पंजाब में बच्चे गए हो ना बूट कैंप पे, उन्हीं की हरकतें हैं ये, और कुछ नहीं है। पढ़ना जाना तो है ही नहीं, यही तो कर रहे हैं वो वहां बैठ के, और क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सो बेसिकली बेटा, अगर मैं जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊंगी तो इससे क्या होगा। देखो दो चीजें होती है कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होगा और कब नहीं होगा। देखो अगर तो आपने जो फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी है और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए, राइट। जितनी एनर्जी चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट में हेल्प मिलेगी, और बाकी जो बचेगा विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है, इधर देखो ये वाला अपने पास फॉर्मूला होता है इसका। E क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, क्योंकि E क्या होता है बेटा, H नहीं होता है, तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से, राइट। सो E क्या है तुम्हारा, इंसिडेंट एनर्जी, माइनस क्या किया मैंने, जितनी तुम्हें जो एनर्जी तुम भेज रहे हो उसमें से वो माइनस होगी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी जो कन्वर्ट होगी मतलब बाकी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बची हुई एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बनता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो जितनी ज्यादा तुम एनर्जी का फोटोन भेजोगे तो होगा क्या, उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, राइट और नो। क्योंकि जितनी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो तो यूज हो जाएगी, और बाकी जो बची हुई एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। यस मैम। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यस और नो। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे भी डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में भी कोई रिलेशन होना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान से देखो बी और सी में क्या दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या दिखा रहा है, ग्राफ कांस्टेंट दिखा रहा है, मतलब वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा काइनेटिक एनर्जी पे, विच इज रॉन्ग। सेम ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अच्छा मैम, उसके बाद बात आती है यहाँ पे इंटेंसिटी पे। देखो मेरा बेटा, अगर मान लो जो तुम फ्रीक्वेंसी की लाइट भेज रहे हो अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी नहीं है तो भाई साहब वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और मान लो तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, तुम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो, बहुत सारे फोटोन्स भेज रहे हो, यस और नो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेकिन जो तुम फोटोन्स भेज रहे हो उनकी एनर्जी मैच ही नहीं हो रही है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, नहीं होगा, बेशक तुम 1000 फोटोन्स भेज दो, राइट और नोट। तो काइनेटिक एनर्जी आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, राइट। इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स पे। जितने, अगर मान लो नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज्यादा है और एनर्जी भी तुम्हारी मैच हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकलेंगे वहां से। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी पे इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये वाला जो ग्राफ है कि इंटेंसिटी तुम बढ़ा रहे हो, क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का हाँ फ्रीक्वेंसी से लेना देना होता है, ऐसी इंटेंसिटी का लेना देना होता है आपका उससे, फोटो इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे हम क्या होता है टीवी में कुछ देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इवन फोन में ब्राइटनेस हम तेज करते हैं, कम करते हैं। तो ब्राइटनेस तेज करने का मतलब क्या है, हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी यही, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकलेंगे, अगर आपकी भेजी हुई एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से मैच हो जाए, मतलब उतनी आपकी हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है? बट काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसी सरफेस एरिया ऑफ मेटल, तो ये सरफेस एरिया भी डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये भी क्या है, गलत क्लोट है। आपको ठीक वाला बताना था, तो ठीक वाला कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कर लोगे? ये आपका एनसीईआरटी का ग्राफ है। जब भी आप ये पढ़ो, चैप्टर या ये टॉपिक पढ़ो, तो ये ग्राफ एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, मैम ठीक है? ग्राफ क्यों गलत है, एक बार आप रिपीट कर दोगे? क्या बेटा? मैम डी वाला ग्राफ क्यों गलत है, एक बार आप रिपीट कर दोगे? काइनेटिक एनर्जी बेटा सरफेस एरिया जो मेटल का है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सरफेस एरिया ऑफ मेटल कितना है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी उस पर भी आपकी डिपेंड करेगी। यहाँ पे दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। तो मेन जो आप लोगों के ग्राफ होते हैं ना, सरफेस एरिया वाला। एक बार बेटा मैं माइक ना म्यूट कर रही हूँ, आपको कुछ भी बोलना ना आप चैट में बोलेगा, ठीक है? बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं बच्चे, ये देखो बेवकूफ लोग। मैम सारे स्पैमर यहीं आ गए आज तो। हाँ वो, अरे वो पंजाब बूट कैंप चल रहा है ना, वहीं से तुम्हारे बैच में तो आते थे, इस बैच में तो कभी आए ही नहीं। अब क्योंकि लिंक भी तुम्हारे ही बैच का जा रहा है, मतलब तुम्हारे बैच में जा रहा है, तभी ये हरकत है। कोई बात नहीं, हाँ जी। फालतू टाइम पास करने ही तो गए हैं वहां पे। हम बूट कैंप भी आज ही स्टार्ट हुआ है। हाँ राइट, मिल नहीं रहा एक मिनट, उठ नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप ना बंद करिए, बहुत शोर आ रहा है यार। हाँ तो आपको जो भी पूछना है ना आप चैट में पूछेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन रेट आर डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आया आपका केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है? सो केमिकल काइनेटिक्स में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी। तो कोलिजन थ्योरी में क्या था कि एक तो डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल शुड बी कोलाइड, है ना? कोलाइड होना चाहिए, आपस में कोलिजन होना चाहिए, राइट? उसके बाद कोलिजन हो रहा है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर। तीसरा, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को, ठीक है? एक्टिवेशन, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जब तक वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है?
ठीक है बच्चों, क्लास के बाद में आप पूछ लेना, ठीक है। जो भी डाउट है अपना आप लिखते जाओ एंड क्लास के बाद आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए आइए। तो हाँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल का कोलिजन होना चाहिए और सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए उनके पास। स्पॉन्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट डिटरमाइन होगा वो ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा। बच्चों आप इग्नोर करना जो भी हो रहा है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बताइए। नेक्स्ट चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 था ये आपके पेपर में। द वेट इन ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, molecular weight 60 to be dissolved in 90 gram of water to produce a relative lowering pressure of 0.02। ये क्वेश्चन आया था आपके सॉल्यूशन चैप्टर से और टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या होता है ये? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सोल्यूट और M2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एक मिनट बेटा, कुछ बच्चों की क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें ऑलरेडी दिया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, राइट। और यहाँ पे W2 क्या आएगा, गिवन मास तो हमें निकालना ही है। मोलर मास क्या है सोल्यूट का 60, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी का कितना हो जाएगा आपका 18, राइट। तो बस अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, राइट। और बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.02 60 इंटू 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 6 ग्राम, ठीक है। हो जाएगा, तुम लोग बता भी नहीं पाओगे ना मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 6 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। थर्टी 33 क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल चैप्टर से बेटा। मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी से सवाल है। देखो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, राइट। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या, अगर मैं 1s2 2s2 इसकी बात करूं तो ये अपने पास क्या है, बेरिलियम है, ठीक है। ये अपने पास क्या, ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है और ये है बोरोन। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। देखो इधर लेफ्ट टू राइट क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, बढ़नी चाहिए, ठीक है। बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद नाइट्रोजन और फिर आता है ऑक्सीजन। तो कायदे से तो हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए, बट ये ऑर्डर नहीं होता है।
सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है P3, हाफ फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम में देखो 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है एज कम्पेयर टू 2p, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज्यादा मुश्किल है। आप अपने डाउट्स लिख लेना बेटा, मैं क्लास के बाद में ले लूंगी, है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू देखो कौन सी वाली है, ये। तो ए का क्या आएगा अपना, सॉरी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी ना, तो सी का क्या आएगा, एस। सी का एस है क्या कहीं मैम, यहाँ पे है सी का एस, यहाँ पे है, तो यहाँ हो सकता है सी, और डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की होगी 1314, यानी कि बी का होगा हमारा बेटा आर, तो बी का आर ये रहा, बी का आर ये रहा, ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद बेरिलियम की यानी कि 899, तो ए का क्या होगा, क्यू, ए का क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और डी का क्या आएगा फिर, पी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका आयनाइजेशन एनर्जी का, विच इज वेरी 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 पॉपुलर इन योर जेईई एग्जाम एज वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका वहां से था, फिनोल वाले चैप्टर से था, जो कि काफी मैंने कब पता नहीं कितनी बार ये करवाया था तुम लोगों को, कितनी बार। अगर आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, आप लोगों को ये करना चाहिए था, राइट। चलिए तो अगर मैं फिनोल की बात करूं, सबसे पहले क्या है, NaOH है ना, फिर आपका CO2 है, और हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे क्या दिखा रखी है, हीट दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्या बनेगा अपने पास बेटा, ठीक है। उसके बाद ये A बनेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस की हुई है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, OH। ये क्या बन गया, इसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड था बेटा, कोलवेज रिएक्शन, याद आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या करवा रखी है, एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या बनेगा, एस्पिरिन बनेगा, एस्पिरिन बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल दो या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ये सबको करना चाहिए था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बहुत ही भारी गलती कर रहे हो तुम, ठीक है। ये करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार सारे बच्चे। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को दिया हुआ बेटा SOCl2। SOCl2 क्या करता है, ध्यान से देखना, COOH है, राइट। तो COOH क्या करेगा हमारा, SOCl2 क्या करता है बच्चों, OH को हटा के Cl लगा देता है, ठीक है। उसके बाद NH3 क्या करेगा, यहां से HCl निकलेगा और ये बन जाएगा CONH2 बेंजामाइड। उसके बाद यहाँ पे क्या डाला हुआ है, NaOH
Br2 कौन सी रिएक्शन है? HBD, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन कम हो जाता है, राइट। इसके बाद क्या की गई है? एसिटाइलेशन की गई है। ये किस में कन्वर्ट करेगा? ये भी रिएक्शन अपन ने की थी, NHCO CH3 में कन्वर्ट इसको कर देगा एसिटाइलाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हारे नोट्स में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मैं माइक भी अनम्यूट कर देती हूँ तुम लोगों का। हाँ, बोल पा रहे हो ना? कोई Yes, डाउट Yes. तो भी तो मेरे से, मैम जो ठीक है। हाँ 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 धनंजय पीरियोडिक बोलो। तक एक डाउट था वो मैम, जो P3 था नाइट्रोजन का मैम, उसके बाद में P4 क्यों आया था? S2 क्यों नहीं आया वो? बेटा हमारा जो लेफ्ट टू राइट है वो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, Yes, तो जो मैम। तुम एक्सेप्शन लगाते हो ना वो नेबरिंग वाले एटम से कंपैरिजन करते हो। बेरिलियम तो बहुत दूर आ जाता है। बेरिलियम और ऑक्सीजन में तो फिर न्यूक्लियर चार्ज का कितना डिफरेंस है? इसका 2 है एटॉमिक नंबर, सॉरी 4 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, और इसका 8 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेरिलियम और ऑक्सीजन को यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन कंपेयर टू नेबरिंग एटम्स। जैसे बेरिलियम को बोरोन से कंपेयर किया और नाइट्रोजन को किससे कंपेयर किया तुमने? ऑक्सीजन से कंपेयर किया। मैम मैं इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें कंपेयर करके तो मैम P4 में से ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकालना 2s। नहीं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट आपका साइज घटता है, यही बोलते हैं यस हम। मैम। क्यों घटता है? न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे तो बेटा तुम हर कोई ऑर्डर हम इस तरीके से लगा के देखेंगे। तो जो हम ये एक्सेप्शन देखते हैं ना, जैसे बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, राइट, बट बेरिलियम का ज्यादा है। तो जब भी आप एक्सेप्शन वाली बात करते हो तो आप बेरिलियम को ऑक्सीजन से नहीं कंपेयर कर सकते हो, आपको उसके बाजू वाला मतलब नेबर वाला उससे कंपेयर करना है। बेरिलियम और ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज में देखो ना कितना डिफरेंस है। ऑक्सीजन का 8 है, बेरिलियम का 4 है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के केस में ही ज्यादा होगी, ना कि बेरिलियम के केस में, अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। समझ गया मैम। ठीक है, इसीलिए तो ध्यान रखना जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप नेबरिंग दो पड़ोसियों को कंपेयर कर रहे हो। मान लो एक का घर यहाँ, एक का घर दूसरी गली में, उसको उससे मत कर लेना, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी केमिकल काइनेटिक्स से था। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री, ये पता है ना। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे हम बोलते हैं रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, 2 to 3 टाइम, जनरली हम बोलते हैं डबल। इंक्रीज इन रेट एज रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 100। भाई साहब 10 से 100 डिग्री हो गया, कितने टाइम्स होगा ओरिजिनल रेट? तो अपने किया हुआ है R2/R1 5 डेल्टा T/10 क्या कहते हो, तो यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 90/10, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 कितना हो गया? ये 512 टाइम्स Yes. ऑफ इनिशियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी तुम्हारे नोट्स में ही है क्वेश्चन, कर लोगे? तो ये Yes. इस तरीके से करेंगे। दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके 2 ऑप्शन आगे लिखे हुए मैंने, देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्लोरीनेशन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो आपको क्या करा देना? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा देना। फिर ये क्या कर रहा है? नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो नाइट्रेशन करानी है। आपको ध्यान रखना मेजर वाला ही बनाना है, पहली चीज तो यू हैव टू ड्रॉ द मेजर वाला प्रोडक्ट। अगर नहीं भी दे रखा है कुछ तो भी, है ना, जब तक वो माइनर ना लिखे माइनर नहीं बनाओगे। तो नाइट्रेशन है। क्लोरीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है क्योंकि माइनस आई लगाता है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ वो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो हमें पैरा वाला यहाँ पे बनाना है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है? KCN, इथेनॉल और हीटिंग। अब तुम सारे ऑप्शन ध्यान से देखो, CN लगा हुआ है यहाँ पे, देखो इधर
Cn लगा हुआ है यहाँ पे, Cn लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, सिर्फ इसमें नहीं लगा हुआ। तो तुम खुद सोचो ये कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से ये सवाल आया हुआ है। राइट, उसमें क्या होता था याद है, अगर जो मेरा लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे क्या होता है, वो लिविंग ग्रुप को टाटा बाय बाय हम कर देते हैं। तो यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा बेटा, Cn आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ऐसे तो Cn नेगेटिव का आसानी से अटैक नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको पता ही है, मैंने कहा था एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। बट यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है Cl को निकाल, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, बेंजीन रिंग को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो Cn नेगेटिव जो है अटैक कर पाएगा और Cn जो है निकल जाएगा, वो सॉरी Cl निकल जाएगा, Cn लग जाएगा। और इसमें अपना कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट, अगर याद हो तो तुम लोगों को हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में अपन ये पढ़ते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस ठीक है, मैम। ऑप्शन ए का फाइनल आंसर। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। किसी ने किया था ये क्वेश्चन? मैम मैंने करा था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो 11th से भी थे, अब मैं सारे 11th को नहीं इग्नोर करा सकती हूँ, है ना, कुछ तो मुझे भी पढ़ाने पड़ेंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट में बताने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, आप लोग एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले है एसिटाल्डिहाइड, राइट, उसके बाद है विनाइल अल्कोहल। तो बेसिकली ये है, देख रहे हो, ये आपका है, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज टोटोमेरिज्म, बताया था मैंने कभी तुम्हें, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, यस मैम। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर, राइट। तो अब देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये विनाइल अल्कोहल, ये बताया था मैंने तुम्हें, sp2 कार्बन से ही अटैच है, तो ये दोनों आपस में क्या है, टोटोमर्स है, हाँ के ना, टोटोमर्स है। तो ए का क्या है बेटा, देखो एक ही ऑप्शन में है ऐसा, अगर ये भी पता होता तो हो जाता आंसर। बाकी देखो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड इथेन, देखो इथेन क्या होता है, तुमने कभी सुना होगा, ये स्टैगर्ड इक्लिप्स सुना होगा कभी, मैम ने पढ़ाया होगा, तो इथेन ये होता है स्टैगर्ड। इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, मेरे पास मॉडल नहीं है, मतलब मैं दिखा पाती हूँ, मेरे को लेके आने पड़ेंगे दूसरे उसमें पड़े रूम में। देखो जो ये है, ये वाला कार्बन मैं दिखा रही हूँ, फ्रंट कार्बन, और जो ये मैंने सर्कल से दिखाया है वो बैक वाला कार्बन है। इज दैट क्लियर? तो फ्रंट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं, बैक वाले पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हैं। देखो इधर, ये एक के पीछे एक, ये तो मैं दिखा रही हूँ तुम्हें इसलिए ताकि तुम्हें दिखे, एक्चुअल में ये देखो इधर मेरी तरफ एक के पीछे एक होता है, दिख रहा है, एक के पीछे एक। यस मैम। तो इनके बीच में जो एंगल होता है जिसको हम डायहेड्रल एंगल भी बोलते हैं, वो 0 डिग्री होता है, एक के पीछे एक होते हैं, कोई डायहेड्रल एंगल नहीं होता है, राइट। सो ये होती है आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, और ये स्टेबल नहीं होती फॉर्म। क्यों नहीं होती स्टेबल? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास में है ना, तो इनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है। जो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होते हैं, सब मस्त दूर दूर होते हैं, इस तरीके से। देखो अगर मैं 60 डिग्री की रोटेशन कर दूं तो ये एच यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो है थोड़ा सा इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये, राइट, सो बेसिकली ये क्या है, स्टैगर्ड। अब देखो यहाँ पे दूर दूर है ना, तो रिपल्शन नहीं है, तो आपस में क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। मैंने तुम्हें एक बार बताया था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, तो उसी रोटेशन के कारण ये फॉर्म्स जनरेट होते हैं, इक्लिप्स्ड हो गया, स्टैगर्ड हो गया। अगर तुम ब्यूटेन में पढ़ोगे तो उसमें गोशे फॉर्म भी आ जाएगी, है ना। तो ये आपस में क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो बी का जो होगा वो क्या होगा बेटा, 4th होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट है 2 ब्यूटेनॉल और ये प्लस और माइनस है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, है ना। एक आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। उसके बाद है मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन, और डाइथाइलमीन, तो ये आपस में क्या है, मेटामर्स है। नाइट्रोजन, यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास है मिथाइल है और एक साइड प्रोपाइल है, यहाँ पे क्या है, दोनों इस साइड इथाइल है और इस साइड इथाइल है, तो दोनों की आपस में आजू बाजू क्या है, ग्रुप जो है अलग अलग हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। ध्यान रखना आइसोमर्स में जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है दैट शुड बी सेम, तो मेटामर्स क्या होता है, उनके आजू बाजू चेंज हो गए, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपस में मेटामर्स है, तो यानी कि डी का क्या हो जाएगा 3, तो 2413 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि टोटोमर्स तो मैंने शायद तुम्हें पहले कभी बताए हुए थे। ठीक है, हो जाएगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN नेगेटिव, तो भाई ये तो बहुत ही आसान था। CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सुहानी क्या होता है? मैम 3 होगा इसका। 6 प्लस Three में- नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 प्लस 1, तो ये 14, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, तो यानी कि अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ था, ट्राई कर रहे हैं इसको। सारे ट्राई करो। मैम इनकी रिएक्शन करवा के जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उनका मैम निकालना है। यस, आपको कॉलम 1 में दिया हुआ है कि मोलिकुलर प्रोपोर्शन में लिया है, और यही इवेपोरेशन होने पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हैं, राइट। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको कॉलम 2 में दिया हुआ है, जो आपको मैच करना है, राइट। तो यही कह रही हूँ, बहुत आसान है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा मान लो तुम पूरा लिख भी नहीं पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देखो कैसे करोगे, रिएक्शन भी कर दो, क्या कर दूं, रिएक्शन अलाउ कर दो फिर। अच्छा रिएक्शन अलाउ कर दूं, रुको। यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ जी। चलिए, करा कुछ। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर तुम देखोगे, आयरन है, 4 साइनाइड है, 4 पोटेशियम है, ठीक है, कितने, सॉरी 6 साइनाइड है, तो साइनाइड इस तरीके से आएगा, बनेगा तो कोऑर्डिनेशन ना, ब्रैकेट में होगा, आयरन होगा, बोलो हाँ के ना, 4 Yes, पोटेशियम है, तो यही तो बनेगा, यही बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका मैम, 6 है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और साथ इन्होंने ऑक्सीडेशन भी पूछा है, तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा आयरन, +2। तो देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और सेंट्रल मेटल आयन, तो यानी कि ए का जो है वो पी भी हो जाएगा और एस भी हो जाएगा, पी और एस एक ही ऑप्शन में। देखो भाई आ गए, बाकी मैच कर लेते हैं।
यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट और 4 अमोनिया है, मतलब 4 अमोनिया तो आएंगे ब्रैकेट में, है ना, और यहाँ पे कॉपर हो गया और सल्फेट बाहर आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, और मेटल आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यानी कि इसका हो जाएगा Q और S। आ गया मैम। अब ये देखो 3 सोडियम है, 3 वो है फ्लोरीन और एल्यूमिनियम 1, तो एल्यूमिनियम F6 हो जाएगा और सोडियम 3 है Na3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इसका, तो यानी कि सी का क्या आ जाएगा P। और AgCN KCN ये 2 है, Ag, ठीक है, और यहाँ पे K, तो बेसिकली ये बन जाएगा K प्लस, तो इस पे आ जाएगा माइनस। सो डी का क्या आ रहा है आपका, R कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, इस तरीके से करना है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। तो इनसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना था। और देखो ना यहाँ पे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा लिगेंड कितने होंगे, साइनाइड जैसे इसमें 6 दे रखा है, अमोनिया 4, फ्लोरीन 6, तो उससे भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मुझे तो सही बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ एक 7 दिसंबर का मॉक टेस्ट ऐसा था, पता नहीं कोई था 7 या 14 का, जो मुझे खुद थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पे जा रहा है, बट ये वाला जो पेपर आ रहे हैं लास्ट 3 मॉक टेस्ट है वो मॉडरेट लेवल के हैं बेटा। देखो डिफिकल्ट तो तुम्हें कुछ मिलेंगे पक्का, तुम्हें एक पेपर में कम से कम 4-5 इतने तो डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं मान लो पूरे पेपर में से 25 में से 10 क्वेश्चन भी हटा दूं, तो तुम लोगों को एटलीस्ट 10, केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 10-12 का टारगेट रखना ही रखना है कि इतने तो हम अटेम्प्ट करें, क्योंकि तुम फिजिक्स और मैथ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बेशक तुम्हारी फिजिक्स धुरंधर बहुत अलग लेवल की होगी ना, तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री ही स्कोर दिलाएगा, ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान होता है एज कंपेयर टू बाकी। अगर तुम केमिस्ट्री में ही 12 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ना, तो तुम्हें फिर फिजिक्स में हद ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका फिजिक्स अच्छा है। तो सारे बच्चे ना थोड़ा सा टारगेट सेट करो कि बनाओ इतने क्वेश्चन, जिसके मान लो, देखो अब डिपेंड करता है आपके बन कितने रहे हैं सवाल। अगर मान लो तुम लोगों के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं केमिस्ट्री में, तो 4 से आप लोगों को बेटा 7-8 का टारगेट बनाना है, ठीक है। जिसके मान लो 7-8 बन रहे हैं उनको टारगेट बनाना है 11 से 12 का। इस तरीके से अपना टारगेट सेट करो, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती हूँ जिसके 4 बन रहे बेटा 11-12 बना लो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? जिसके 4 हैं वो 7 पे जाओ पहले, 7-8, जो 7-8 बना पा रहा है वो आगे बढ़ो, क्योंकि उसपे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही हमेशा बना के आओगे तो फिर वो स्कोर बढ़ेगा ही नहीं तुम लोगों का, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और वो बढ़ जाएगा। तुम खुद देखो ना, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, तुम अगर 11th के क्वेश्चन को फिलहाल मैं कह रही हूँ छोड़ भी दो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया है, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं है? एवरी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, हर एक कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब देखो एनबीएस क्या करता है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ब्रोमीन का रेडिकल होता है, सोर्स ऑफ ब्रोमीन रेडिकल, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, ये एलाइलिक पोजीशन, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। एमजी ईथर क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। फिर CO2 है, क्या करता है ये? मैम कार्बोक्सिलिक बनाएगा। वेरी गुड, ये यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजोइक CO नेगेटिव, फिर H+, हाइड्रोलिसिस करवाई है तो O नेगेटिव H+ लेके ये बना लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली विद ल्यूकास रिएजेंट, ये तो मेरे को लगता है हर किसी ने किया होगा। बिल्कुल, टर्शरी अल्कोहल विद इन सेकेंड्स देता है टर्बिडिटी। फिर वो कह रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या ये होता है कि गलत है, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर है। तो पहला ठीक है, दूसरा क्या है, गलत है। वेरी गुड, ये आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। चलिए
आगे चलूं, देखो हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए, देखो खत्म होने की कगार पे है। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा सही था क्वेश्चन, देखो इसको कैसे करना है। आपको बोला है द अनस्टेबल ग्रीन ग्रीन कलर्ड K2MnO4 इज कन्वर्टेड टू पर्पल कलर। देखो मेरा बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा वही रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते थे, KMnO4 की प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग MnO2 लेते थे, है ना, फिर फ्यूजन करवाते थे बेसिक KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और फिर हमारे पास क्या बनता था, K2MnO4 बनता था, जो कि अनस्टेबल होता था। अनस्टेबल होता था किसमें, न्यूट्रल मीडियम में, या तुम बोल दो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में। तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता था KMnO4 और MnO2 में। याद आ रहा है सबको? यस मैम। yes, ma'am. ठीक है। अब देखो हम कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो कह रहे हैं ये अनस्टेबल ग्रीन कलर वाला कंपाउंड पर्पल कलर में हो जाता है, और पर्पल कलर हमें पता है KMnO4 का आता है। और ये कौन सी रिएक्शन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे, इसको मैंने बहुत बार बताया है। ये +6 में है, ये +7 है, +4 में, तो +6 से +7 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +6 से +4 रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो है ही। प्रोडक्ट जो बन रहा है KMnO4 है, ये तो मैम ठीक है। अब ट्राई करते हैं क्या इससे हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। वो कह रहे हैं A एंड B बट नॉट C एंड D, ठीक है, यानी कि ये A एंड B तो है ही है। फिर वो कह रहे हैं ABCD आर करेक्ट, तो मतलब हो सकता है क्योंकि A B हमारे सही है। फिर वो कह रहे हैं नोट A, ये नहीं हो सकता, नोट B एंड C ये भी नहीं हो सकते, यानी कि हमें इन दोनों में से चेक करना है, यानी कि हमें C और D में से कोई एक भी पता चल जाएगा ना तो काम बन जाएगा। अब MnO2 का मैंने तुम लोगों को बताया था डार्क ब्राउन कलर होता है, और वो डार्क ब्राउन क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ब्लैकिश सा कलर होता है। अगर तुम्हें नोट्स में लिखना है तो लिख लो इसको, डार्क ब्राउन ब्लैकिश सा कलर होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने ठीक बात बोली है। MnO2 प्रोड्यूस होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2, डार्क ब्राउनिश लिखा हुआ है, ब्लैकिश लिखा हुआ है बुक्स में, तो अगर यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो भी ये ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन तो हमारा सेकेंड ही आएगा। और वो कह रहे हैं कि जो पूरा सॉल्यूशन का जो है वो बिकम्स, मतलब जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एल्कलाइन होगा। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है कि जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा स्लाइटली क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम होगा। तो ये भी आपका एकदम ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट ही ठीक थी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बेटा पॉसिबिलिटी है कि हमें एक या दो स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता हो, तो अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का MnO2 का पता था तो ये क्वेश्चन हो जाता, नहीं तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अपने नोट्स में ऐड कर लो या फिर अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लो। वैसे नोट्स में कर लोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि नोट्स में और भी चीजें मैंने लिखवाई हुई है, ठीक है। तो Yes, ma'am. यस, इसको आप लिख लो। देन चलिए आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। 46 क्वेश्चन था एक, ये देखो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। Yes, ma'am. आपको बोला नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिपॉजिट फ्रॉम 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर MgCl2। इसके मोल्स निकाल लो ना। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। एक बात बताओ, Mg+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में डिपॉजिट होगा, तो एक बात बताओ 1 मोल Mg डिपॉजिट होगा जब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगी रिक्वायर्ड। yes ma'am. एक मिनट रुको बेटा। हेलो, हाँ सुखजीत।
हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, 1 मोल Mg डिपॉजिट होगा तो 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 0.1 मोल के लिए कितनी चाहिए मेरा बेटा? 0.2। यस मैम। यस मैम। तो वो कह रहे के आ गया अपना 0.2। आपको क्या निकालना है? 20 के। तो कितना आ जाएगा ये? 4। 4 ही आएगा। ठीक है, ये तो कर लेना चाहिए था भाई। किसी ने किया क्या ये क्वेश्चन? क्यों यस भाई? मैम किया। मैंने नहीं किया। किसने किया था? मैम गलत हो गया। क्यों? मैम कुछ गलत मल्टीप्लाई कर दिया था शायद। यार बहुत ही खराब बात है यार। फिर क्या फायदा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराने का? और ऐसे क्वेश्चन भी करे भी थे हमने। इसमें तो क्या करना है तुम्हें? मोल्स का ही तो पता लगाना, और क्या करना है इसमें? ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर लो फिर पेपर में, तो इससे मुश्किल ही आएंगे। यहाँ पे देखो, इन अ न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। देखो अल्कलाइन मीडियम लिखा हो ना तो समझ जाना स्लाइटली बेसिक मीडियम नहीं है, हल्का सा बेसिक है, राइट? तो 8 moles of permanganate ion quantitatively oxidized thiosulfate ions to produce X mole of sulfur containing product। ये कहाँ से आया है? डी ब्लॉक से आया है, या तुम इसको रिडॉक्स भी बोल सकते हो, बट मैं इसको डी ब्लॉक से बोलूं क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें 135 बना सिखाया था? यस मैम। यस मैम। तो ये एन फैक्टर होते थे, ये नीचे मीडियम होता था। तो ये बेसिक मीडियम था हमारा सॉल्यूशन का। ये न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम बोल दो इसको, और ये था एसिडिक। तो न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में जो आपका KMnO4 है वो किस में कन्वर्ट होता है? आपका MnO2 में, है ना? Yes, ma'am. +4। तभी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। थायोसल्फेट क्या होता है? H2O3 2 नेगेटिव, और वो किस में चेंज होता है? सल्फेट में होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +2। 2। यहाँ पे कितनी है? +6। और ध्यान रखना यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना, राइट? तो क्या होगा? कितने का चेंज होगा? मैंने पता नहीं कहा तुम्हें, हाँ तुम लोगों को ही तो बता रही थी कल इलेक्ट्रो में। तो 2 में से 6 गया, 4 का चेंज होगा। ध्यान रखना एन फैक्टर पॉजिटिव होगा, तो आपको नेगेटिव का नहीं चक्कर लेना, पॉजिटिव ही होगा। तो एक सल्फर के लिए चेंज होगा 4 का। हमारे पास कितने हैं? 2। तो कितने का होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का। तो अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, तो इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 3 से क्या करते थे? तो देखना होगा क्या, इधर आओ। 8 KMnO4 प्लस 3 मोल ऑफ थायोसल्फेट गिव्स 8 मोल ऑफ MnO2, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अपने को क्या पूछा है? चेक कर लो। यस क्या पूछा है? 8 moles of permanganate ion oxidized thiosulfate to produce X mole of sulfur containing product। तो बताओ भाई 8 मोल ऑफ KMnO4 से मुझे कितने मिल रहे हैं सल्फेट के मोल? 6। आ गया आंसर। कुछ करना ही नहीं हो रहा, हमें बैलेंसिंग भी नहीं करनी पूरी कि भाई साहब वाटर ऐड करो, हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करो, है ना? तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 6। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन से कंपाउंड फेलिंग करा था क्या? ये वाला यस मैम कर दिया था। Yes, ma'am. एलिफेटिक एल्डिहाइड आपको देखना है। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये एरोमेटिक है, काटा मारो। एलिफेटिक है। ये तो कीटोन तो देते ही नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो डन। यस मैम। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये आया था तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स से, प्रेशर वाले से आया था। देखो करना क्या है इसमें, आसान है ये भी, पहले देख लो आराम से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जिसने नहीं किया ना उनको लगेगा कि मैम क्यों छोड़ दिया हमने। ये ध्यान रखना सॉलिड में, सॉलिड के केस में सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, गैसेस के केस में प्रेशर लिखते हैं।
टी हाफ कितना दिया हुआ अपने को 24 मिनट। द रिएक्शन इज कैरिड आउट टेकिंग मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उसमें कुछ मास मतलब ए लिया हुआ था जो कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करता 400, यानी कि इनिशियल प्रेशर अपने पास कितना है टाइम t0 पे 400। अभी मैं पी नोट लिख रही हूँ, राइट, मैं पी नोट लिख रही हूँ, फिर आगे लिख दूंगी, तो ये 0 होगा। तो टाइम कुछ टी बाद कितने बाद 48 मिनट बाद ये कितना होगा पी नोट माइनस एक्स, और ये होगा 2x। ये तो कुछ करेगा ही नहीं बिकॉज सॉलिड है, यस और नो। तो जो मेरा टोटल प्रेशर तो किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से और बी की वजह से, यानी कि पी नोट प्लस एक्स। क्या कहते हो? यस मैम। अपने को यही तो निकालना है टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन एमएमएचजी आफ्टर 48 मिनट, यही तो निकालना है पीटी। तो पी नोट तो मेरे पास है 400, अगर मुझे एक्स मिल जाएगा तो बात बन गई, बात बन गई ना। तो निकालते हैं फिर 2.303 बाय टी लोग पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स। ये हमने किए थे क्लास में ऐसे सवाल। ओके, तो अपने पास के क्या, अच्छा के तो दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ है, तो के क्या हो जाएगा 0.693 बाय 24। बोलो क्या कहते हो? तो 2.303 टाइम क्या हो जाएगा 48 मिनट। लोग इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ, पी नोट मेरे को करवाने दो फिर बोल लेना जिसको जो कहना है, पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स। तो बस इसको अपने को सॉल्व करना है, 0.693 इंटू 2 बाय 2.303 लोग पी नोट बाय पी नोट। बस तुम मेरा एक काम कर दो, इसको सोल्व करके बता दो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.601, है ना, एग्जैक्ट बता रही हूँ, ये आ रहा है। तुम्हारा 0.6 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो भाई क्या कहते हो? और अगर Yes, तुम्हें ma'am. पता हो तो ये 0.601 होता है, ये क्या होता है, log 4 ही होता है। log 4 को आप लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 0.6, तो इसको मैं क्या लिखूंगी log 4, ठीक है। तो बस अब तो आ गया तुम्हारा आंसर, बचा क्या हो? तो पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स कितना आ गया 4। पी नोट कितना है बच्चों 400, निकल जाएगा कितना आ रहा है 1200 नहीं मैम, डिवाइड बाय 4। क्या कुछ नहीं मैम, हो गया। ये 1200 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे Yes, 300 आ ma'am. जाएगा। सीटी निकालना था, ये 400 था ही, ये 300 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 700। डन, देखो एक बार। Yes, ma'am. यार आप लोग ना थोड़ा माइक अनम्यूट रखो, बहुत पीछे से शोर आ रहा है तुम लोगों के, ऑन कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से था वैसे तो। देखो ये बता देती हूँ मैं आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 2 एसिड दिया हुआ है आप लोगों को, HA1 एंड HA2 दिया हुआ है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, दो एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का। अब आपको क्या दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1.96 इंटू 10⁻⁻⁵। बस आपको सोल्व कर लेना। ये किस पे जाएगा, लगभग लगभग 4 पे जाएगा मेरे ख्याल से। देखो उस पे जा रहा है क्या, Ma'am, √16 आ गया। 69 क्या, √16. √16 हाँ 16 पे जा रहा ना कि 4 पे, तो √24 है। 1.6 आएगा वैसे इसको करने पे, राइट। और ये हो जाएगा -4 + 5 आपका 10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, क्या बोलते हैं 16 इंटू
10 की पावर कुछ बचेगा ही मैम नहीं। 16 ही होगा ना? नहीं मैम 16 ही रहते थे। तो ये आपका आ जाएगा फिर 4:1। ठीक है, Yes, तो ma'am. इस Yes, ma'am. तरीके से करना था क्वेश्चन। तो डायरेक्ट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिसिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का आप छोड़ देना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बेसिसिटी, जो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है मतलब देखो, जब हम बेसिसिटी के बारे में बताते हैं ना, तो आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप के, यस और नो, जो कि +I +M +H लगाते हैं, सबको मालूम है, पता है, ये इतना आपने पढ़ा होगा जीओसी में। और अगर Yes. एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हम बात करते हैं, राइट। तो इधर देखो ध्यान से, अब मैं सारे स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये एनालीन है तुम्हारा, सेकेंड वाला ऑर्थो पोजीशन पे मीथाइल लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे मीथाइल है, जिसको आप मेटाटोलेडिन भी बोलते हो, और फोर्थ वाला है पैराटोलेडिन, जहाँ पे पैरा पोजीशन पे मीथाइल। अब ध्यान से देखो, कायदे से आप लोगों को क्या क्या लगेगा कि मैम CH3 +I +H लगा रहा है, मेटा पे तो सिर्फ +I लगता है ना, और ऑर्थोल पैरा पे +I +H, तो ये वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो तुम लोगों का एक्सपेक्टेड ऑर्डर भी मैं बता देती हूँ, अगर किसी ने लगाया है तो सबसे ज्यादा तुम लोगों ने 4th लगाया होगा, नहीं 2 लगाया होगा, फिर तुमने 4th लगाया होगा, फिर 3 और 1 लगाया होगा, और ऐसा ऑप्शन वैसे है नहीं, वैसे बाय द वे ऐसा ऑप्शन। तो देखो बेटा, यहाँ पे इफेक्ट लगता है, SIR इफेक्ट होता है एक, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, नहीं SIP सॉरी, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इनहिबिशन मतलब होता है कोई चीज को इनहिबिट करना, रोकना। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोनेशन होने से रोकना। स्टीरिक मतलब स्टीरिक रीजंस की वजह से। देखो आप लोगों को ये तो पता है ना, मेटा पे +I इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव लगता है, रेजोनेंस वगैरह नहीं लगता है, हाँ या ना, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा जो ये आपका सेकंड वाला है ना, तो यहाँ पे लगता है SIP इफेक्ट, जब ऑर्थो पोजीशन पे, एनालीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है, जैसे CH3 हो गया, NO2 हो गया, कोई बल्कि ग्रुप लगा होता है, तो ठीक है ना। तो होता क्या है, एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं कि मुझे इसकी प्रोटोनेशन करानी है, मान लो मैंने H+ के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या बनेगा, देखना ऐसे ही बनेगा, NH3 + CH3, राइट। अब हुआ क्या है बेटा, इससे जैसे ही ये प्रोटोनेशन हुई, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ध्यान से देखना, ऐसे दिखाओ, तो अब क्या हुआ, एक H और ऐड हो गया, इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो जैसे ही प्रोटोनेशन हुई, मतलब नाइट्रोजन ने अपना बेसिक नेचर दिखाया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। मैम ये तो फिर स्टेबल ही नहीं है, और अगर स्टेबल ही नहीं है तो ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा, यस और नो, और इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास एनालीन है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे, बेशक एक पोजीशन है, दोनों ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हो, जैसे मिथाइल लगाओ, नाइट्रो लगा हुआ हो, कोई बल्कि मतलब बल्कि ग्रुप और देख लो, और बड़ा एल्काइल ग्रुप हो सकता है लगा हो, तो वहां पे क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और तुम मानोगे इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो एनालीन से भी कम बेसिक हो जाता है। तो अगर हमें लग रहा था सबसे पीछे फर्स्ट आएगा, तो हमें गलत लग रहा था, फर्स्ट नहीं आएगा, सबसे पीछे कौन सा आएगा बेटा, सेकंड आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, सबसे आगे फोर्थ आएगा, क्योंकि फोर्थ में नहीं लगेगा, क्योंकि वो पैरा में है, तो वहां तो सिंपल आप बोल सकते हो हाइपर कंजुगेशन और +I से क्या करेगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ाएगा, बेसिक नेचर बढ़ाएगा, तो सबसे आगे फोर्थ। थर्ड में क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है मेटा पे,
तो क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के बाद हम इंडक्टिव को हम डोमिनेटिंग मानते हैं, तो इसके बाद फोर्थ के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1, सेकेंड वाला सबसे पीछे चला जाएगा ड्यू टू SIP इफेक्ट। ठीक है, SIP इफेक्ट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, अब इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। अगर दोबारा कोई मॉक टेस्ट में आएगा तो करने का ट्राई कीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। ठीक है, मैम ये एनसीईआरटी में है SIP? ना ना ना, SIP SIR ये नहीं है आपके, ये अलग से है, अलग से है ये। मेंस में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, तभी तुमने मेरे को नोटिस किया होगा मैंने कोई किसी भी असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला है ना, क्योंकि एडवांस में आते हैं क्वेश्चन। तो अब मैंने समझा दिया, तो लिख लो। मान लो अगर वैसे मेंस में आने के चांसेस कम है, तुमने देखा होगा मैंने ऐसे PYQ में डाला ही नहीं है कभी क्वेश्चन, तो तुम लिख लो, आ जाएगा तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, लिख लो, है ना। मैम फिर ये वाले कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलते हैं? क्या हो गया बेटा? मैम ये वाले कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ते होंगे फिर बच्चे, एनसीईआरटी में ही तो फिर? बेटा एनसीईआरटी नहीं है, टीचर ही पढ़ाते हैं इनको, स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगे आपको, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, वहां से मिल जाएंगे आपको ये वाले इफेक्ट। SIP हो गया, SIR इफेक्ट हो गया, ये सारे इफेक्ट हो गए। इसको GOC में पढ़ाया जाता है, इसको GOC में पढ़ाया जाता है, क्योंकि तुम लोगों को मैंने GOC उतनी पढ़ाई है जितनी मेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी ये कॉन्सेप्ट GOC में पढ़ाया जाता है। मैं देख लूंगी, मेरे पास लेक्चर मिल जाएगा, मैंने पहले कभी किन्हीं बैचेस में पढ़ाया होगा पिछले साल, तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोगों को देखना है तो मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ मैम एक जो जेडाल्स मेथड एंड डॉज मेथड, मैम उससे हर बार आते हैं क्वेश्चन, वो कौन सा मैम? देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की अभी 12th की प्रिपरेशन भी सही से नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। बट अगर आपको ये जेलडाल मेथड, केवीएस मेथड, ये सब पढ़ना है, मेरे को एक बार रीच आउट कर लेना, मैं आपको लेक्चर्स भेज दूंगी मेरे पिछले साल के। अगर तुम्हें लगता है कि हमें जो मैम ने करवा चुकी हैं वो हमें आता है, हम और पढ़ सकते हैं, मुझे आप पर्सनली टेक्स्ट कर देना या ग्रुप में भेज देना, मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगी। क्योंकि जेलडाल वाले मेथड याद है आपके, GOC वो है ना आपके 11th में है, वहां पे लास्ट में आप लोगों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, वहां पे ये मेथड्स है, केवीएस मेथड, जेलडाल, ड्यूमास मेथड आते हैं क्वेश्चन, नो डाउट। अगर तुम्हें लगता है यू हैव अ टाइम और बाकी सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीच आउट टू मी, आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं यही बोलूंगी। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में लिख लेना, काम में आएगा। ठीक है, सो ये कुछ मैंने तुम लोगों को 21-22 क्वेश्चन करवा दिए हैं।